बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है। तो देखो, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया था पिछली क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव भी किया था, है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। देखो, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि भाई इस तरीके से एक आपका सरफेस है ना, इस तरीके से एक सरफेस है, ये मान लेते हैं हम। और लेट सपोज ये ऐसा एक रफ सरफेस है ना, ये ऐसा एक प्लेन है जो रफ प्लेन है ना, इरेगुलर शेप का प्लेन है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि एक ब्लॉक को जिसका मास m है उसमें ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, कैपिटल F, एक्सटर्नल फोर्स। और ये यहाँ से A पॉइंट से लेकर उसकी B पॉइंट तक इस फोर्स को लगाया जा रहा है और टेंजेंशियल टू सरफेस लगाया जा रहा है। मतलब जहां जहां ये सरफेस चेंज हो रहा है तो उसके टेंजेंशियली डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और इसको बड़े स्लोली 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 ए से बी मूव कराया जा रहा है। मतलब इसको एक्सलरेट नहीं किया जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, इसको बड़े ही स्लोली 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 ए से बी पहुंचाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स एफ के द्वारा, है ना। अब ये बोला गया कि जब इस इंक्लाइन प्लेन में ए से बी पहुंचेगा तो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो बच्चों एल है, ऐसा बोल दिया गया। और जो वर्टिकल हाइट वो कवर करेगा वो ए से बी में एच होगी, ये आपको बता दिया गया है। ठीक, तो ये कंडीशन दे दी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो कैपिटल एफ है, एक्स सच दैट एक्स टेंजेंशियली टेंजेंशियली टेंजेंट टू द सरफेस लग रहा है वो हमेशा, है ना। जैसे जैसे सरफेस चेंज हो रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन वो हमेशा टेंजेंशियली लग रहा है। टेंजेंशियली सच दैट जो ब्लॉक है वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, सच दैट ब्लॉक मूव्स मूव्स स्लोली स्लोली, है ना, उसको एक्सलरेट नहीं कराया जा रहा है, स्लोली स्लोली बड़े धीरे धीरे उसको प्यार से ऊपर ले जाया जा रहा है। तो मूव स्लोली स्लोली, ब्लॉक मूव स्लोली स्लोली, है ना। और ये भी बोला गया है कि ये जो पूरा इरेगुलर सरफेस है जिसपे ये ब्लॉक को मूव कराया जा रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मतलब फ्रिक्शन भी है, ये भी बोल दिया गया आपसे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ कितना होगा फ्रॉम ए टू बी, जब आप ब्लॉक को ए टू बी मूव करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें समस्या ये है कि हर समय पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है और कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, तो एंगल भी चेंज हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, है ना। तो हर चीज वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है एफ फोर्स का वर्डन नहीं निकाल पाओगे आप। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप डायरेक्टली वर्क डन बाई जो फोर्स होता है उसको नहीं निकाल पाते, तो वहां पे इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वहां पे आपको यूज करना पड़ता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये एप्लीकेशन भी है एक। आप ऐसे सोचो, कई बार आप किसी फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हो तो वहां पे हमेशा किसके बारे में सोचा करें एक बार, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से इनडायरेक्टली आप उस फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो जिस फोर्स का वर्क डन पूछा गया है, और डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, है ना। तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम डेफिनेटली अपनी हेल्प करता है। देखो मैं कैसे इस सवाल से हम इस चीज को समझते हैं, इस एप्लीकेशन को समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप देखें कि यहाँ पर अगर आप देखो तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है भाई, है ना। एक नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। और
एक्सटर्नल फोर्स तो एफ ऐसे लग ही रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव भी है, एमजी भी है, लेकिन एमजी वाला फोर्स का वर्क डन तो इधर लिखेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जब हम मैकेनिकल एनर्जी लिखना लगते हैं तो हम एलएचएस में एमजी का फोर्स वर्क डन नहीं लिखते हैं, या तो फिर आप ज्यादा मत हो, आप तो mg का भी वर्क डन लिख ही लो, लिख लेते हैं हम तो ऐसे। तो mg भी है तो वर्क डन बाई mg फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, ये हमें पता है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखें, ये ब्लॉक कहीं पे भी होगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना, और सरफेस की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो होना है भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और के फाइनल माइनस के इनिशियल ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सिंस के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल, क्योंकि हमने एक्सलेट तो कराया ही नहीं ना ब्लॉक को भाई, बहुत ही स्लोली 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 ले जाया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज ही नहीं आया ना, एक्सलेट कराया नहीं, उसकी वेलोसिटी तो बढ़ने ही नहीं दी कभी, उसको बड़ी स्लोली स्लोली धीरे धीरे ले जाया जा रहा है ना। तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये शब्द जो लिखे हैं वो ये बात स्लोली स्लोली जो लिखा है वो इस कंडीशन के लिए लिखा है कि आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो अब बचा क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई एमजी फोर्स, और इट इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर मुझे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो अब देखो बच्चों, मैं डायरेक्टली वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो है ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस वर्क डन बाई एमजी के बराबर है। ये इधर जाएगा ना आरएचएस में तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं फ्रिक्शन और एमजी का वर्क डन निकाल लूं और यहाँ पे प्लेस कर दूं उनकी वैल्यूज, तो मुझे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इनडायरेक्टली आप फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए कि आप फोर्स का किसी भी फोर्स का वर्क डन पूछा और डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको, तो हमेशा आप वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रयोग करें। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल्सो गिव्स द इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन बाई एनी फोर्स, है ना, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली इस थ्योरम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये रिलेशन आ गया। अब हम वर्क डन बाई एमजी और वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालते हैं जरा। तो mg का वर्क डन तो आप निकाल सकते हो भाई, mg फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब वर्टिकल, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है mg का वो तो वर्टिकल है। तो a से b में वर्टिकल हाइट कितना ऊपर गए भाई? हम वर्क डन निकालने का एक आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक गए हो उसमें उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में a से b में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h हाइट। यानी कि वर्क डन जो है mg का वो mgh है, बट नेगेटिव साइन, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। तो वर्क डन बाई mg तो हमें पता है भाई कि कितना, माइनस mgh। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे वैल्यू बच्चों, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्क डन बाई mg फोर्स माइनस mgh है, तो प्लस mgh। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है कि अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन ले लें बच्चों, निकाल लें किसी तरीके से, यहाँ पे इस सवाल में यही टफ काम है वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना, क्योंकि इसको निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। बाकी ये निकाल लोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकल आएगा इनडायरेक्टली फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो हम करते हैं प्रोसेस। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? तो आप तो यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो बच्चों, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएल डीएल डीएल। इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है कि इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो डीएल, और मान लीजिए कि ये एंगल थीटा पे है, ये एंगल थीटा पे है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कांस्टेंट रहेगा। इतनी छोटी सी लेंथ ली हमने डीएल,
तो यहाँ पे बड़ा करके मैं बना रहा हूँ बच्चों, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, देखो। तो ये मैंने डीएल एलिमेंट, डीएल लेंथ ले ली, छोटी सी लेंथ है ये, हम देख रहे हैं उसको जूम करके, बड़ा करके देख रहे हैं, तो ये छोटी सी लेंथ डीएल है, और इसमें ब्लॉक रखा है आपका ए एम मास का, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है, कोई भी एंगल थीटा पर है। तो इस डीएल लेंथ इंक्लाइंड प्लेन पर, डीएल लेंथ जाने पर डिस्प्लेसमेंट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो छोटा सा dx मान लो, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको छोटा सा dy मान लो, है ना, ऐसा मान लेते हैं। और इंक्लाइंड प्लेन पे जहां पे ये ब्लॉक ऐसे खिसकेगा और इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, mg cos थीटा, है ना, ये सब जानते हो आप। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है, mg cos थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एन, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में डीएल में जो छोटा सा वर्क डन होगा फ्रिक्शन का वो हम निकाल सकते हैं। तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू एफ, छोटा सा वर्क डन फ्रिक्शन का, वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आप ध्यान से, तो वो हम लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो माइनस एफ के इंटू डी एल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एल। एफ के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो माइनस म्यू एम जी, और पहले मैं डीएल लिख लेता हूँ, डीएल के साथ फिर कॉस थीटा लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा डीएल कॉस थीटा। अब जरा इस क्वांटिटी को देखो आप, ये डीएल कॉस थीटा है क्या, इस ट्राइंगल में देखो आप, डीएल कॉस थीटा लगाओ जरा इस ट्राइंगल में। जब आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाओगे तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है dx और हाइपोटेन्यूज है dl, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dl। तो यहां से देखो बच्चों dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dl cos थीटा, dl मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो dl cos थीटा है क्या एक्चुअली में, इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये तो dx के बराबर है भाई, ये तो dx के बराबर है, तो म्यू एम जी डीएल कॉस थीटा को dx लिखा जा सकता है। अब आप इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिलेगा, तो इंटीग्रेशन होगा dx का, म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, और dx इज द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल, तो a से b में हॉरिजॉन्टल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, l, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली लिमिट लगा दो 0 टू l। तो देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया बच्चों आपको, माइनस म्यू एम जी एल, देखो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे देखो आप इसको अप्लाई करो, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, और एम जी को कॉमन ले लो, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो म्यू एल प्लस एच। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो इनडायरेक्टली हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल लिया, है ना। बस यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, फ्रिक्शन का वो वर्क डन नहीं निकाल पाते हैं, तो इस तरीके से निकालना है जो मैंने आपको तरीका बताया। तो अच्छा सवाल था, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, तो इसको जरूर एक बार घर पे ट्राई करेंगे बिना देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? तो फिर आगे बढ़े। सर ये डीएल वाला समझ नहीं आया सर। कौन सा बेटा? डीएल मैंने बोला ना, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लो आप इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, बहुत छोटी सी लेंथ लोगे ना तो उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो आप। और ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो किसी भी सरफेस पे, इस इरेगुलर सरफेस पे किसी भी पोर्शन पे कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, तो मैंने उसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये डीएल लेंथ है, ये आपका थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो डीएल तो इंक्लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हो रहा है, बट उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है छोटा सा, तो उसको हमने dx ले लिया है, इसको dy ले लिया है। फिर ये आप पता है फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक में पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बट डीएल में आप ऊपर जा रहे हो ना, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, ए से बी, तो जो फ्रिक्शन है छोटा सा वर्क डन है इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, वो एफ के इंटू डी लिख दो माइनस साइन के साथ, और फिर एफ के की वैल्यू आपने निकाली हुई है म्यू एन से, पुट कर दो,
तो उसमें एक cos थीटा आएगा, तो dl cos थीटा वाला टर्म आ जाएगा। dl cos थीटा जो है वो dx के बराबर है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो a से भी हम जानते ही हैं कि l है, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसको क्लियर कर दूं ड्राइंग को। Yes, sir. चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पावर, है ना? तो दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं पावर, है ना? तो पावर बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी है। अब ये है क्या पावर, तो आप इसको ऐसे समझे चाहे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पावर की क्वांटिटी क्यों बनाई गई, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स, दो रोप्स हैंगे। अब यहाँ पर एक आदमी ए, जिसका नाम ए है, वो ऊपर चढ़ता है। तो ये एल लेंथ की स्ट्रिंग पे ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और इसका मास एम है। और एक दूसरा व्यक्ति है बी, जिसका सेम मास है, और ये भी एल लेंथ की स्ट्रिंग में ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ना? तो मान लीजिए कि जो एम मास का व्यक्ति है ए, वो जब ऊपर चढ़ता है तो इसने टाइम लिया ऊपर चढ़ने में, भाई कितना, लेट सपोज 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट लेता है ऊपर चढ़ने में। अच्छा, जब ऊपर चढ़ रहा है 10 मिनट ले रहा है, तो इसको अपने वेट के लगभग लगभग बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा mg, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है बच्चों, l। तो ये वर्क डन बाई ए है, या फिर एनर्जी जो खर्च की है ए ने, वो कितनी एनर्जी खर्च की है बच्चों, mgl, है ना? mg फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा कम से कम ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि mg को बैलेंस करना है ना। और ऊपर चढ़ रहा है l दूरी पे, तो हम लगभग बोल देते हैं कि mg से थोड़ा सा ज्यादा वो फोर्स लगाएगा तो ऊपर चढ़ रहा होगा, और l डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसने कितना वर्क किया बच्चों, mgl। लेकिन उसने टाइम कितना ले लिया, 10 मिनट। वहीं दूसरा जो व्यक्ति है बी वाला, मान लीजिए कि उसने ऊपर चढ़ने में टाइम लिया 1 मिनट का, 1 मिनट। बट बी वाले व्यक्ति ने कितना वर्क डन किया, उसने भी mgl, क्योंकि उसका मास भी तो m है, उसने भी mgl किया। लेकिन देखो ये बहुत तेजी से पहुंच गया। अब आप ये जो अंतर है, इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है दोनों में। एक भाई उसी कार्य को करने में कार्य उतना ही करता है mgl, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि दोनों के वर्क में अंतर है। न्यूमेरिकली आपको वो अंतर नहीं दिख, क्योंकि दोनों का वर्क तो mgl ही है, लेकिन अंतर तो है क्योंकि यहाँ पे टाइम का फैक्टर है ना। एक वही काम कर रहा है, उतना ही काम कर रहा है 10 मिनट में, और एक वही काम कर रहा है, उतना ही काम कर रहा है 1 मिनट में। तो हम बोलेंगे ना कि 1 मिनट वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी काम कर सकता है, वही काम को जल्दी कर सकता है। लेकिन वर्क या एनर्जी इस डिफरेंस को नहीं समझा पाते। वर्क के अनुसार अगर आप जाओगे, या जो उन्होंने एनर्जी खर्च की उसके हिसाब से देखोगे, तो दोनों का बराबर है, तो दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉजिकली आप सोचो कि उनमें डिफरेंस, क्योंकि टाइम का फैक्टर इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर। भाई जो जल्दी काम करेगा, हम तो बोलेंगे ना वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास, वो जल्दी काम कर सकता है ना, ज्यादा इफिशियंट है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम के फैक्टर में डिफरेंस है, जो कि हमें वर्क नहीं समझा पाता। इसलिए एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो इस अंतर को समझाएगा। और वो जो नई क्वांटिटी हमने डेवलप की है, फिजिकल क्वांटिटी, उसी को पावर कहा गया। तो पावर आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द पावर इज डिफाइंड as the rate of doing work with respect to time, तो टाइम के साथ जो जल्दी कार्य करेगा, हम बोलेंगे वो ज्यादा पावरफुल है। जैसे यहाँ पे बी की पावर ज्यादा होगी, ए की पावर कम है। बी ज्यादा पावरफुल है ना, ए से। क्यों ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उतना ही काम बहुत तेजी से कर लेता है ए के कंपैरिजन में, जबकि ए उतनी जल्दी नहीं कर पाता है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो टाइम का फैक्टर जब इंक्लूड कर लेते हैं
डिफरेंस बताने के लिए, तो जो कम टाइम पे काम करेगा वो ज्यादा पावरफुल कहलाएगा। इसलिए पावर को डिफाइन ही ऐसा किया गया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्योंकि वर्क अपॉन टाइम है तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों। तो याद रखेंगे पावर जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पावर है वो भी दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो होता है एवरेज पावर बच्चों। अच्छा, एवरेज को कभी कभी इस सिंबल से भी दर्शाते हैं। तो अगर ऐसे सिंबल के अंदर मैं पावर लिख दूं तो इसका मतलब एवरेज पावर की बात हुई। अगर इस सिंबल के अंदर मैं ए लिख देता तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही। अगर इसी सिंबल के अंदर मैं वी लिख देता तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही। तो कभी भी ये सिंबल आएगा तो उसका मतलब एवरेज निकालना है, ये आप समझ लेना। तो एवरेज क्या है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज पावर। या फिर आप ऐसा लिखो अपॉन डेल्टा टी, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिस भी इंटरवल में पूछा जा रहा है। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? वर्क की जूल और टाइम की सेकंड। तो जूल पर सेकंड यूनिट है, ऐसा यूनिट। लेकिन जूल पर सेकंड यूज नहीं करते हैं, इसमें जो बोला जाता है तो एक और साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई इसकी यूनिट, जिसको बोलते हैं वॉट। लेकिन आप हमेशा जो है लिखते समय वॉट लिखा करें, लेकिन पढ़ते समय उसको जूल पर सेकंड ही पढ़ा करें, तो उससे फीलिंग आती है पावर की, है ना। जैसे कि 10 वॉट लिखा है तो वॉट लिख दिया आपने 10 वॉट, लेकिन उसको पढ़ा ऐसे करो 10 जूल पर सेकंड, तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में एक सेकंड में 10 जूल का कार्य हो रहा है। तो उससे थोड़ा सा पावर को समझने में आसानी होती है ना। इसलिए लिखते समय वॉट जरूर लिखा करें, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, लिखते वॉट ही है, क्वेश्चन में भी वॉट ही लिखा आएगा। लेकिन उसको जब रीड किया करें तो जूल पर सेकंड से रीड किया करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से पावर की एनालिसिस समझ में आए, पावर समझ में आए, है ना। तो 50 वॉट लिखा है तो 50 जूल पर सेकंड, तो 50 जूल एक सेकंड में कार्य हो रहा है, ये आपको समझना है, ठीक। तो ये पहला टाइप का जो है एवरेज पावर हो गया। दूसरा जो है आप ऑब्वियसली बात है समझते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसा लिखा जाएगा? वैसे ही है जैसे हमने इंस्टेंटेनियस, भाई रेट है ना, पावर तो रेट है वर्क डन अपॉन टाइम का। अगर हमें इसका इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो डिफरेंशिएशन आएगा, आपको पता है, याद करो डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करो, और अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो वो इंस्टेंटेनियस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो इंस्टेंट की बात हो गई, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन, डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना। और इसकी यूनिट भी जूल पर सेकंड और वॉट होती है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी है। अच्छा, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? अब याद करो वर्क डन का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस, एफ डॉट डीएस लिखते थे ना बच्चों। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डीएस लिखो, तो पावर हो जाएगा आपका एफ डॉट डीएस, और dt को जो है वो ds के साथ लिखो, डिवाइड बाई dt था ना, ds के साथ मैंने डिवाइड बाई dt कर दिया। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज वेलोसिटी। तो पावर को ऐसे भी निकाला जा सकता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। याद रखें, पावर को ऐसे भी निकाला जा सकता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, याद रखेंगे। तो कभी फोर्स और वेलोसिटी दी हो और आपको पावर निकालने को कहा जाए तो फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर करके पावर निकाल लिया करें, है ना। तो वेलोसिटी और फोर्स से डायरेक्ट पावर आ सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद फिर आप कुछ यूनिट्स भी याद रखें जो पावर की होती हैं। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में जैसे किलो वॉट्स में दे देगा, या ऑप्शन जो है वो किलो वॉट्स में देगा। तो 1 किलो वॉट में आप जानते हो कि 1000 वॉट होता है। अगर आपको मेगावाट में दिया जाए तो 1 मेगावाट में जो है 10⁶ वॉट होते हैं। और जो जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होती है यूनिट पावर की, वो होती है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कन्वर्जन फैक्टर याद रखें तो आपसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में बच्चों याद रखेंगे 746 वॉट होते हैं, है ना। क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं जो जनरली यूज की जाती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको पावर की डेफिनेशन क्लियर होगी, यूनिट्स क्लियर होंगी,
पावर को रीड कैसे किया जाता है ये भी क्लियर है, फोर्स और वेलोसिटी दिया जाए तो पावर कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको पता चल गया है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, बोलिए बच्चों। इसमें कोई समस्या? No, sir. तो लिख लिया है तो बताइए, मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग? Yes, sir. चलो भाई, तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, जब आपको पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली उसमें इफिशियंसी की बड़ी बात की जाती है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ये जो इफिशियंसी है एक ग्रीक लेटर ईटा से जो है वो डिनोट किया जाता है, ईटा, ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। और इफिशियंसी के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है ना। तो आप ऐसे एन बनाओ, बट एन का जो ये वाला खत्म, जब ये पोर्शन खत्म होता है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इतना याद रखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी। कहीं भी इफिशियंसी शब्द यूज होगा क्वेश्चन में तो आपको ये करना है, जो भी मशीन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका जो आउटपुट पावर देगा और जो इनपुट में उसको दिया गया है उसका रेशियो निकालो और मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी परसेंटेज। फ्रैक्शन 100 का मल्टीप्लाई मत करना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी मशीन को अगर इनपुट जो है वो 100 जूल दिया गया, 100 वॉट दिया गया और वो आउटपुट दे रहा है 80 वॉट का, तो इसका मतलब उसकी इफिशियंसी 80% है, 80/100 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इफिशियंसी वाले सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस ये फॉर्मूला यूज होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो इनपुट में बोल देंगे कि परसेंटेज, भाई 80% ऑफ दिस एनर्जी, तो आप एनर्जी निकालो, उसका 80% जो होगा वो इनपुट हो जाएगा और फिर जितना आउटपुट दे रहा होगा उससे डिवाइड कर देना, है ना। तो आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इफिशियंसी वाले आपको बुक्स में मिलेंगे, तो आप खुद सॉल्व करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पावर के जितने भी सवाल के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप जब सॉल्व करेंगे तो आप धीरे धीरे उनको समझ जाएंगे, है ना। तो सॉल्व करिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपको बोला गया कितना चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे 2t² + 3t ऐसा मान लेते हैं, है ना। और आपसे ये बोला गया कि भाई अब ये जो पार्टिकल पे वेलोसिटी, और बोला गया कि मास ऑफ पार्टिकल जिसकी ये वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मास ऑफ पार्टिकल जो है वो दे दिया आपको इज 2 kg। तो बोला गया 2 kg का पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल जो है वो 2 kg है। फिर आपसे ये बोला गया, पूछा गया कि फाइंड द पावर, फाइंड द पावर applied on particle, applied on particle at t equals to 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड पे कितना पावर अप्लाई हुआ है पार्टिकल पे फोर्स के कारण। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, फोर्स तो दिया नहीं, वेलोसिटी दिया, वो भी टाइम का फंक्शन दिया और मास दिया, तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी अगर आपको दी है ना, तो आप इतना याद रखें कि पावर में ये फॉर्मूला तो यूज होना ही है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब लेकिन फोर्स नहीं पता ना, तो फोर्स पता करना जरूरी है। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो आप। भाई मास इंटू एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा मास जो है वो 2 kg है, और dv/dt अगर हम करें तो कितने का करना पड़ेगा बच्चों, 2t² + 3t वेलोसिटी की जो वैल्यू।
अब यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फोर्स है वो है 2 टाइम्स, और ये टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है 2t, और 2 बाहर है तो ये 4t हो जाएगा बच्चों, और प्लस 3 हो जाएगा। तो ये फोर्स आ गया आपका। अब ये फोर्स आ गया है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा आपको। फोर्स इंटू वेलोसिटी से फोर्स आया है 2 इंटू 4t प्लस 3, और वेलोसिटी तो है ही 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो ये बच्चों आपका पावर जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। लेकिन हमें पावर कितने टाइम पे चाहिए? हमें पावर चाहिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर। तो t की जगह 2 डाल दो भाई। तो 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2, है ना बच्चों? तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 इंटू 8 प्लस 3 तो 11 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और 3 इंटू 2 6, तो 8 प्लस 6 जो 14, तो ये हो जाएगा 11 इंटू आपका 2 से 14 करोगे तो ये 28 आ जाएगा। अब इसको 11 इंटू 28 को सॉल्व कर लो भाई। तो 28 बन जाए 28, तो 8 और 28 तो 30, मेरे ख्याल से तो 308 वॉट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, है ना? तो इस तरीके से जब भी आपको वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला यूज करें। बाकी फिर फोर्स को कैसे मैनेज करना है वेलोसिटी के टर्म्स में, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो मैनेज कर ले तो आपसे सवाल बन जाएंगे, तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. तो क्लियर कर दे, ड्राइंग लिख लिया सभी ने? Yes, sir. चलिए बच्चों, तो मैं क्लियर कर रहा हूं, है ना? तो बच्चों ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चंस और कराना है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर और लूंगा। बाकी वर्क एनर्जी पावर जो है वो चैप्टर समाप्त है, खत्म है ना? इसमें एक कोलिजन वाला टॉपिक है जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन वो हम 7 चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिजन वाला जो टॉपिक है वो वहीं पे अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना? तो पूरा एनालिसिस करेंगे कोलिजन्स की, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। Thank you, sir. Thank you, sir. एक सेकंड बेटा, अटेंडेंस ले लूं मैं।